तो स्टूडेंट, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रेजिस्टेंस पढ़ा था। रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी देखा गया था कि कोई रेजिस्टेंस जो होता है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने देखा गया था कि ये जो रेजिस्टेंस R है ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था। ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखा गया था कि किसी भी मटेरियल का, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये लेंथ कौन सा? एलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। किधर बेटा? एलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये जो लेंथ हम लोग लेना था कंडक्टर में वो लेंथ लेना था जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो इसी चीज़ को अप्लाई करके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये असलियत में है तो न्यूमेरिकल। बेटा दो बुक आती हैं, एक बड़ी अच्छी सी बुक होती है हायर क्लासेस में, ग्रेजुएशन लेवल में। एक बुक आती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बाय एरडोवा। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी आपको मौका मिले तो ये बुक ज़रूर आप परचेज करिए या पढ़ने की कोशिश करिए। एक बुक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बाय एरडोवा। उसके बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो आज हम लोग सॉल्व किया जाएगा, जो कई बार जेई मेंस में और एडवांस में पूछे हुए हैं। उसको हम लोग आज सॉल्व किया जाएगा, एज इट इज पूछा गया बेटा। और एक बुक आती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बाय जेडी जैक्सन करके। क्या आती है बेटा? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बाय जेडी जैक्सन। या आप चाहो तो बेटा आपको एक और इंटरमीडिएट लेवल की मैं बुक बता दे रहा हूँ, फिजिक्स बाय हॉलिडे एंड रसनिक। बड़ी अच्छी बुक है, हॉलिडे और रसनिक की बड़ी अच्छी बुक है। इन सब में जो आज मैं करवाने जा रहा हूँ, जो एग्जाम्पल्स करवाने जा रहा हूँ, उन सब के प्रॉब्लम आपको मिल जाएंगे। और जो मैं प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ ये कई बार जेई मेंस में और एडवांस में एज इट इज पूछे गए हैं। तो चले देखते हैं हम लोग जो टॉपिक है वो देखें। टॉपिक क्या लिखा गया ऊपर? कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पर्टिकुलर कंडीशन। क्या लिखा गया है? कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पर्टिकुलर कंडीशन। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग पहली बॉडी के बारे में जो स्टडी करेंगे। चले पहला है क्यूबॉइड का। किसका स्टडी किया जाए बेटा? क्यूबॉइड। चलो देखते हैं क्यूबॉइड में। मान लो बेटा क्यूबॉइड ले लें हम। चलें देखें, एक क्यूबॉइड है जिसका देखें ये हाइट हम लोग ले लेते। चले बेटा ये हाइट है ए, ये विड्थ ले लें बी और ये ले लें सी। ठीक है, ये हाइट ए, विड्थ बी और लेंथ सी ले लें। अब कह रहा है कि एक बार करंट ऐसे एंट्री कर रहा है, करंट आई इधर एंट्री कर रहा है और निकल ऐसे रहा है। तो जब तक करंट जिस डायरेक्शन में हम लोग फ्लो करवाते हैं क्या उसी डायरेक्शन का ये लेंथ लेते हैं? तो करंट इधर जा रहा है तो इधर रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लो बेटा। R1 कितना हो जाएगा? एक बार करंट जब ऐसे फ्लो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में तब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? चलो R2 निकाल लो। और एक बार करंट बेटा ऐसे सीधे जा रहा है इनसाइड, तो करंट जब इनसाइड जाएगा तो रेजिस्टेंस कितना होगा? R3 आपको कैलकुलेट करना है। फिर से प्रॉब्लम समझे कि एक क्यूबॉइड है जिसके डिफरेंट कंडीशन में करंट फ्लो हो रहा है। तो हमको क्या निकालना है बेटा? उनके डिफरेंट कन्फिगरेशन में रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है बेटा। चले देखें फार्मूला क्या होता है? R इक्वल टू रो टाइम्स रेजिस्टिविटी L बाई ए। चले देखें
तो सबसे पहले इसकी बात करें तो करंट क्या ऐसे जा रहा है, तो करंट ऐसे जा रहा है तो लेंथ कितना हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो रो लिखेंगे बी बाई, अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें, एरिया क्या यही हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ए कितना है, ये तो सी है और ये कितना है, ए है, तो कितना हो जाएगा ए सी। क्लियर है बच्चों, हमने R1 निकाला, रो लिखा, एल लिखा, ए लिखा, ए होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक बार फिर से देखें तो अपना ए है सी और ये हाइट है ए, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना आया, ए सी आया। लेंथ कितना हो जाएगा, करंट इतना ही लेंथ ट्रेवल करेगा तो बी लिखा। R2 देखा जाए, R2 में करंट क्या ऐसे जा रहा है तो पूरा जो हाइट होगी वही तो लेंथ होगा, तो लेंथ हमने रो लिखा, ए लिखा, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया देखें यही तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, ए अपना सी और ए कितना बी, तो बी सी आ गया। समझे क्या? चल देखते हैं तीसरा R3 को सोचें तो R3 में करंट क्या ऐसे जा रहा है, करंट क्या ऐसे जा रहा है, तो ए वाला है कितना, ए है कितना, ये तो सी है ना, तो लेंथ कितना हो जाएगा रो, ये सी हो गया। अच्छा, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना आएगा, ऐसे क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा ए बी। क्लियर स्टूडेंट? तो हमने तीन कंडीशन में इसके तीनों रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है? चले नोट करें, देखें अगला जो हम लोगों को देखना है, अगला दूसरी बॉडी देखा जाए। चलो देख लेते बेटा, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। अच्छा, इसमें हॉलो सिलेंडर की बात करें तो इसके दो कंडीशन मिल जाते हैं। हॉलो सिलेंडर की यदि हम लोग बातें करेंगे तो इसके दो कंडीशन मिल जाएंगे। चलो पहला कंडीशन देखा जाए, एलोंग दी लेंथ, एलोंग दी एक्सिस कह लें या लेंथ कह लें। तो चलो लेट अस सपोज कि वी हैव अ हॉलो सिलेंडर। चलो बेटा हॉलो सिलेंडर ले लिया हमने, ए इनर रेडियस हमने मान लिया R1 और ए आउटर रेडियस इसको मान लिया R2। करंट क्या जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसके अलोंग दी लेंथ फ्लो हो रहा है, और लेंथ कितना है, यल है, तो इसका रेजिस्टेंस हम लोगों को निकालना है। क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। तो कैसे निकालने, बिल्कुल सही बेटा, देखिए R इज इक्वल टू होता है रो लेंथ L बाई एरिया। एरिया क्रॉस सेक्शन इसका कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, हॉलो सिलेंडर का जो एरिया होता है पाई टाइम्स इनर रेडियस का स्क्वायर, सॉरी आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं इसको, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। क्लियर है? एनी डाउट? देखें फिर से समझें कि ये अपना सिलेंडर था हॉलो सिलेंडर, करंट अलोंग द लेंथ फ्लो हो रहा है, तो इसका हमको रेजिस्टेंस लिखना है। तो लेंथ तो यल है तो हमने रो लिखा, यल लिखा, लेकिन इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, सोच के देखो बेटा, जो हॉलो वाला पोर्शन होगा जिसमें मटेरियल नहीं है उसमें करंट कहाँ फ्लो होगा, और जब करंट नहीं फ्लो होगा तो उसमें रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। तो हॉलो सिलेंडर के अपर पोर्शन जो लोअर पोर्शन उसी में तो रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इसका एरिया हमने लिखा बेटा, फॉर्मूला ये होता है R इक्वल टू रो एल बाई ए। तो ए के जगह पे हमने क्या लिखा, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? चलिए नोट करिए, अगला बॉडी हम लोग देखा जाए। देखें स्टूडेंट, हॉलो सिलेंडर का बी वाला केस क्या हो सकता है। बी वाला केस ये है कि ये अपना हॉलो सिलेंडर है। क्या स्टूडेंट? हाँ, ये अपना हॉलो सिलेंडर है
और इनर और आउटर रेडियस, ये आउटर रेडियस R2 है, ये इनर रेडियस R1 है। इस बार करंट ऐसे ना फ्लो होके ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब एलोंग द डायमीटर करंट कैसे फ्लो हो रहा है, एलोंग द डायमीटर। अब इसका हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस। क्या कैलकुलेट करना है इसका, रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट करते हैं, करना क्या है, इसको हम लोग ले लें इसके ओपनिंग व्यू, इसका आउटर व्यू देखा जाए तो ये अपना क्या होगा, एक सर्कुलर रिंग होगा ऐसे कुछ। तो करंट अब ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। तो करना कुछ नहीं है, इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे जाके एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ले लें। क्या ले लें, अब जब एलिमेंट्री स्ट्रिप लेंगे कितने लेंथ का, dr लेंथ का। क्या करें, अरे इसका ओपनिंग इधर से देखेंगे ऐसे, तो करंट क्या होगा, पूरे सर्कल में, पूरे इसके जो आउटर पार्ट है, जो रिंग है, उसी में क्या ऊपर चला जा रहा है, और ये चलते कहाँ जा रहा है, इस एंड से लेके इस एंड तक। तो करना क्या है, हम लोग इसके सेंटर O से R डिस्टेंस पे जाके एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ले लें dr। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इतने पर्टिकुलर में हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं। तो जो रेजिस्टेंस लिखेंगे, छोटा सा रेजिस्टेंस dr होगा स्टूडेंट, वो होगा रेजिस्टिविटी रो टाइम्स छोटा सा इसका लेंथ, कितना लेंथ है ट्रेवल करेगा, करंट आपका dr लेंथ ट्रेवल करेगा, और इसका अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, जिसका इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई r और लेंथ l। क्लियर स्टूडेंट। अब इसी को इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे कितना, 0 to r, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। इधर कितना इंटीग्रेट करेंगे, रो टाइम्स dr डिवाइडेड बाई 2 पाई r इंटू एल। कहाँ से, ये R1 to R2। अब देखें स्टूडेंट, ये सबके जितने कांस्टेंट हैं हम लोग बाहर ले लें, तो इधर रेजिस्टेंस कितना, टोटल रेजिस्टेंस R आ जाएगा। अब देखें इसमें क्या हो जाएगा, ये रो और डिवाइडेड बाई 2 पाई एल क्या कांस्टेंट है, और ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, R1 to R2 dr बाई r। और क्या होता है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ x dx बाई x। तो देखें ये r इज इक्वल टू आ जाएगा रो डिवाइडेड बाई 2 पाई एल। इसका इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि कभी कोई फंक्शन है 1 बाई एक्स डी एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन स्टूडेंट होता है ln x। क्या होता है स्टूडेंट, हाँ बिल्कुल। तो देखें ये ln x हो जाएगा, तो log x, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा ln r1 to r2। तो पुट करें लिमिट a 1/2 पाई एल। अच्छा पहले अपर लिमिट रखते हैं ln r2 माइनस लोअर लिमिट ln r1। और बेटा फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n, फॉर्मूला होता है log m बाई n। सो यू कैन राइट स्टूडेंट r इज इक्वल टू रो टाइम्स 1/2 पाई एल ln r2 बाई r1। इतना रेजिस्टेंस मिलेगा, इतना रेजिस्टेंस मिल जाएगा कब, जब ये अलोंग द डायामीटर आपका करंट फ्लो होगा। पहले एक्सियल के केस में हमने देखा, तो उसमें कितना आया रेजिस्टेंस, रो टाइम्स L डिवाइडेड बाई पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब कितना आ गया, R इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई 2 पाई L। अरे ये ln है, L से L कैंसिल नहीं होगा, ये log है, log ये R2 बाई R1। क्लियर स्टूडेंट। चले
नोट करें। एक और बॉडी हम लोग देखा जाए, चलें क्या देखें, स्फीयर देखें। तीसरा क्या हो जाएगा, हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर ले लें, तो एक स्फीयर ले लेते हैं जिसका रेडियस कितना ले लें, R1 और ये R2। करंट कैसे फ्लो हो रहा है, करंट अलोंग द डायमीटर ऐसे फ्लो हो रहा है, I कह रहा है इसका रेजिस्टेंस। तो बिल्कुल स्टूडेंट पहले की तरह हम लोग क्या ले लें, चलें। अच्छा, एक हॉलो स्फीयर है, इसको आप लोग ऐसे सपोज कर सकते हैं कि हॉलो स्फीयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट स्फेरिकल सेल। एक स्फेरिकल सेल ले लो, उसके ऊपर दूसरा स्फेरिकल सेल लगा दो, उसके ऊपर तीसरा लगा दो, चौथा लगा दो, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, इमेजिन इट, क्या बनेगा, सोच के देखो, ये बनेगा एक हॉलो स्फीयर। तो हम लोग क्या कर लें, इसके सेंटर से, सुने, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे जाके एक dx का स्ट्रिप ले लें। करंट इसमें क्या बहेगा, I, क्लियर, ये R1 हो गया, ये R हो गया। तो अब इसके लिए dr लिखेंगे, कितना लिखेंगे, dr लिखेंगे तो कितना लिख देंगे, रो, हाँ dr डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर। स्फेरिकल सेल का क्या होता है, सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू, इसी को क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, कहाँ, R1 टू R2, कितना आ जाएगा, रो dr बाई 4 पाई r स्क्वायर। तो देखें स्टूडेंट, जो जो कांस्टेंट है क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, रो डिवाइडेड बाई 4 पाई कॉमन आ गया बाहर, तो ये R1 टू R2 dr बाई r स्क्वायर। चलें इधर देख लें, हम ये अरेंज करके इधर लिख देते हैं। तो स्टूडेंट क्या मिल गया, देखें ये r इज इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन रो बाई 4 पाई ए R1 टू R2 dr बाई r स्क्वायर। इसी को क्या लिख सकते हैं, रो बाई 4 पाई R1 टू R2, इसको ऊपर ले जाएंगे बेटा तो ये r टू द पावर माइनस 2 dr, और जब इंटीग्रेट करेंगे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 4 पाई, दिस इज योर r टू द पावर माइनस 1 बाई माइनस 1 R1 टू R2, ठीक है। अब जब लिमिट पुट करेंगे रो बाई 4 पाई, अच्छा देखें इंटीग्रेशन क्या होता है, देखें इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो अपने के केस में क्या आ रहा है, माइनस 2 प्लस 1 करेंगे माइनस 1, और डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 करेंगे माइनस 1। तो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखें, तो देखो जब अपर लिमिट रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, R2 माइनस 1, और ए माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 1, ए माइनस है, माइनस R1 करेंगे तो प्लस हो जाएगा R1 माइनस 1। तो यू कैन राइट R इज इक्वल टू रो बाई 4 पाई 1 बाई R1 माइनस 1 by R2. This is the resistance in case of is hollow sphere. Clear student? So note down, इसको नोट करिए। ओके, तो चलो एक और हम लोग कैलकुलेट करते हैं, लास्ट वन फ्रस्टम का निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रेजिस्टेंस किसका बेटा, फ्रस्टम का। फ्रस्टम जानते हो,
अरे घर में रखी बाल्टी देखे हो ना, बाल्टी जैसे कोई शेप ले लो, कह रहे इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए। इसका रेडियस a, इसकी रेडियस b, लेंथ कितना l, रेजिस्टिविटी रो, करंट कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे करंट फ्लो हो रही है I। तो क्या निकाले, देखिए स्टूडेंट, इसमें डायरेक्ट आप 11th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हो जो फ्रस्टम का एरिया होता है, फ्रस्टम का एरिया। तो देखें हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, लेंथ बाई एरिया। और एंड नाउ एरिया फ्रस्टम कितना होता है, एरिया फ्रस्टम जो होता है स्टूडेंट, ए इज इक्वल टू होता है अंडर रूट पहले एंड्स का एरिया, पहले एंड्स का एरिया निकालेंगे तो पाई ए स्क्वायर और दूसरे एंड्स का एरिया पाई बी स्क्वायर, रूट ले लेते हैं। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा, एरिया ए इज इक्वल टू पाई ए बी। सो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सो R इज इक्वल टू रो L बाई पाई ए बी, दिस इज द रेजिस्टेंस। क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए हम लोग क्या किए, 4-5 ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया गया। अलग अलग केस में हम लोगों ने 4-5 ऑब्जेक्ट का क्या निकाला गया, रेजिस्टेंस निकाला। ये तब निकला था जब हमने मान लिया था कि रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। स्टूडेंट सोचें कि मान लो मेरे पास एक मटेरियल है, मैंने एक एलॉय बनाया, या आप पढ़े होंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आइसोट्रोपिक मटेरियल, एक ऐसा मटेरियल जिनका हर डायरेक्शन में कैरेक्टरिस्टिक्स बदलती रहती है। तो सोच के देखें कि हमने डिजाइन किया एक वायर का, एक मटेरियल का कंस्ट्रक्शन किया जिसमें रेजिस्टिविटी क्या हो रहा है, रेजिस्टिविटी बदल रही है, लेंथ के अकॉर्डिंग रेजिस्टिविटी बदल रही है, तो उसका रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें। एक एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, देखें कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, कह रहे एक मटेरियल है, चलें देखें, जिसकी लेंथ L है, जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है कांस्टेंट, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, कांस्टेंट है, जबकि जो रेजिस्टिविटी है ये लेंथ के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, रो बाई एक्स, रो नॉट बाई एक्स। जो रेजिस्टिविटी है वो वेरी कर रहा है इस फॉर्मूले से। कैलकुलेट करना है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, फिर से देखें कि एक मटेरियल है जिसकी रेजिस्टिविटी लेंथ के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, रो नॉट बाई एक्स। यदि पूरा लेंथ इसका कितना है, L है स्टूडेंट, तो हमको क्या करना है, जिसमें करंट I फ्लो हो रहा है, इसका रेजिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। तो करना कुछ नहीं बेटा, चले इस एंड से हम लोग करते क्या हैं, सबसे पहले करने के लिए हम लोग क्या करें, इसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दें, छोटे छोटे पार्ट में। जो L लेंथ है ना, इसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करेंगे तो जो छोटा सा पार्ट होगा बेटा, एकदम छोटा सा पार्ट, समझें कि x लेंथ पे जाके, x डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लें dx। कितना ले लें, dx। तो क्या dx का रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होगी,
रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होगी बहुत स्मॉल, तो इसका छोटा सा रेजिस्टेंस लिखें, तो छोटा सा रेजिस्टेंस स्टूडेंट लिखेंगे डी आर इज इक्वल टू रो डी एक्स, अब बाई एरिया तो वही रहेगा ए, लिख सकते हैं ना, क्योंकि छोटे से स्ट्रिप के लिए, छोटे से लेंथ एलिमेंट के लिए रेजिस्टिविटी विल बी कांस्टेंट। ठीक है, चले अब इसको रखें। रेजिस्टिविटी अपनी कितनी थी बेटा, रो नॉट बाई एक्स और डी एक्स बाई ए। तो देखिए जो जो कांस्टेंट है तो टोटल ए डी आर हो गया। सो टोटल रेजिस्टेंस कैसे वेरी कर जाएगा, आर इज इक्वल टू, इसी को इंटीग्रेट कर दें 0 टू आर डी आर, और डी आर कितना है अपना, डी आर है रो नॉट बाई एक्स डी एक्स बाई एक्स। चलिए स्टूडेंट देखें, इसमें जो जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा आर। अच्छा ये लेंथ कहाँ से, डी एक्स कहाँ से वेरी करेगा, 0 इंड से लेके एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू एल तक वेरी करेगा। स्टूडेंट सोच पा रहे हो कि नहीं, बिल्कुल सोचें। तो चले ए कितना हो जाएगा, ए देखें ये रो नॉट बाई ए कॉमन बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 0 टू एल डी एक्स बाई एक्स। आ गया, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, अभी हमने बताया कि वो डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेचुरल लॉग एल एन होता है। तो ये आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो नॉट बाई ए, और इसी का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स एल एन एक्स 0 टू एल। तो पहले बेटा अपर लिमिट रखेंगे, तो रो नॉट बाई ए अपर लिमिट एल, एक्स के जगह पे एल रखेंगे और -0 रखेंगे तो एल एन एल आ जाएगा। दिस इज द रेजिस्टेंस इन केस ऑफ वेरिएबल रेजिस्टिविटी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको जेडी जैक्सन वाले बुक में मिल जाएगा स्टूडेंट, तो आप इसको देखें और सॉल्व करें, सीखें। और भी ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं अगला और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आएंगे, और जो आपके बोर्ड में कह लें या जो आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रॉब्लम्स पूछे हुए हैं उसका सलूशन अगले वीडियो में मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट।